नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बेताल 25वीं श्रृंखला की कहानियों की 22वीं कहानी में, जिस कहानी का नाम है दायित्वों का बोझ। शव के बार बार अदृश्य हो जाने पर भी राजा विक्रमादित्य हताश नहीं हुए। उन्होंने धीरज एवं हौसला बनाए रखा। शव को लाने के लिए वह फिर से शमशान में पहुंचे। सिरस की वृक्ष की शाखा से उन्होंने शव को उतारा और पहले की तरह कंधे पर लाद कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने पर शव में स्थित बेताल फिर बोल पड़ा। उसने कहा, राजन, मैं आपके साहस और आत्मविश्वास की सराहना करता हूँ। इतनी रात गए शमशान में आना कम हिम्मत का काम नहीं है। बिरले लोग ही ऐसा साहस दिखा पाते हैं। आप में विवेक की भी कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी साहसी और शूरवीर व्यक्ति भी वक्त का ख्याल किए बिना अविवेकी व्यवहार करके अपना मान और गौरव खो बैठते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बेताल ने एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक नगर में एक गांव में गुणनिधि नाम का एक युवक रहता था। वह अनाथ था। वर्षों पहले उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसका बचपन गांव के लोगों की दया के सहारे बीता था। वह आरंभ से ही बहुत मेहनती तथा साहसी था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो मेहनत मजदूरी करने लगा और शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो गया। उन दिनों एक बाघ ने उस गांव में आतंक मचा रखा था। गांव का जो भी व्यक्ति अथवा पालतू पशु उसके हाथ लग जाता, वह उसे घसीट कर जंगल में ले जाता और चट कर जाता। एक दिन दोपहर के समय गुणनिधि जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक लड़की चीखती चिल्लाती वहां से दौड़ती हुई निकली। वह हिंसक बाघ उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा था। बाघ को देखते ही बिना घबराए गुणनिधि वृक्ष से नीचे कूद पड़ा और हाथ में अपनी कुल्हाड़ी उठाए बाघ का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अपने मुकाबले पर तैनात एक व्यक्ति को खड़ा देखकर बाघ घबरा गया। गुणनिधि ने अपनी कुल्हाड़ी से फुर्ती से साथ उसके सिर पर 2-3 वार कर डाले। चोट खाकर बाघ ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन गुणनिधि ने हिम्मत नहीं हारी और कुल्हाड़ी का एक जबरदस्त प्रहार करके बाघ को वहीं ढेर कर दिया और उसे घसीटते हुए गांव की ओर ले चल पड़ा। इस घटना के बाद गांव वाले गुणनिधि की बहुत इज्जत करने लगे। जब ये राजा जब यह खबर राजा रूपसेन तक पहुंची, तो उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाया और सैनिक के पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद पड़ोस के राजा जीत केतु के राजा रूपसेन के राज्य पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद पड़ोस के राजा जीत केतु ने राजा रूपसेन के राज्य पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष की ओर से एक भाला उड़ता हुआ आया और उसने राजा रूपसेन के घोड़े को बींध दिया। भाला लगते ही घोड़ा नीचे गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रतिपक्षी राजा जीत केतु राजा रूपसेन का सिर काटने ही वाला था कि गुणनिधि उस पर बिजली की तरह टूट पड़ा और अपनी तलवार की नोक उसके गले पर रखते हुए बोला, बोलो, हार स्वीकार करते हो या काट दूं तुम्हारा गला। अपने राजा की मौत अपनी राजा को मौत के मुंह में फंसा देखकर उसके सैनिकों के होश उड़ गए और वे युद्ध भूमि छोड़कर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते युद्ध समाप्त हो गया। राजा जीत केतु को बंदी बना लिया गया। युद्ध कला का मामूली सा ज्ञान न होने पर भी गुणनिधि ने अपने साहस के बल पर राजा रूपसेन की जान बचाई थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे अमूल्य वस्तु इनाम में देनी चाहिए, किंतु गुणनिधि ने वे बहु वस्तुएं स्वीकार नहीं की। उसने उनसे कहा, महाराज, मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक का मतलब त्याग और बलिदान है। अपने राजा की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। आपकी जान बचाकर मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसलिए मैं इन अमूल्य चीजों का किसी भी तरह से हकदार नहीं हूँ। एक साल राज्य में वर्षा नहीं हुई और चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। भयंकर अकाल के लक्षण दिखाई देने लगे। राजा परेशान था। उस राज्य में विकराल नाम का एक ज्योतिषी रहता था। उसने राजा से कहा, राजन, हमारे नगर में दक्षिण क्षेत्र में काली माता का एक प्राचीन मंदिर है। उसमें एक शिलालेख है जिस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति काली माता को बलि देने के लिए तैयार हो जाए और माँ से मन्नत मांगे, तो देवी उसकी मन्नत अवश्य स्वीकार कर लेगी। शर्त केवल यही है कि जो भी व्यक्ति बलि देने के लिए तैयार हो, उसके मन में किसी प्रकार का भय अथवा संदेह नहीं होना चाहिए। ज्योतिषी जब राजा रूपसेन से बातें कर रहा था तो गुणनिधि भी वहीं खड़ा था।
उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पुण्यनिधि काली माँ के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने गर्भगृह में माता की प्रतिमा के पास एक त्रिशूल रखा हुआ देखा। उसने प्रतिमा को शीश नवाया और बोला, हे जग जननी, मुझे कृतार्थ करो। मेरे प्राण लेकर हमारे राज्य में वर्षा कर दो, ताकि अकाल की भयंकर छाया यहाँ से दूर चली जाए। प्रार्थना करके गुणनिधि ने जैसे ही त्रिशूल शरीर में घोंपना चाहा, तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी। ठहरो गुणनिधि, इतनी जल्दी मत करो। मैं तुम्हारे जैसे त्यागी का बलिदान नहीं चाहती। तुम्हारे राज्य में हरियाली और खुशहाली रहेगी। आकाशवाणी के खत्म होते ही गुणनिधि के हाथ से त्रिशूल बिजली की कौन के साथ वहां से छिटका और आकाश की ओर बढ़ते हुए बादलों से टकराता हुआ गायब हो गया। उसी क्षण बादल फटे और मूसलाधार रूप से धरती पर बारिश होने लगी। गुणनिधि राजधानी लौट आया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। गुणनिधि ने राजा को विस्तार से सारी बातें बताई। बस फिर तो चारों तरफ फिर तो राजा उसकी चारों तारीफ बस फिर तो राजा उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। वह बोला, गुणनिधि, तुम्हारे कारण ही ये राज्य अकाल की परिस्थितियों से उभरा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें अपने राज्य में एक प्रांत का प्रमुख नियुक्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर गुणनिधि बोला, महाराज, आपके सेवक की हैसियत से मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मैं किसी प्रांत का प्रमुख या सामंत तो नहीं बनना चाहता। आप मुझे ऐसे ही रहने दें। गुणनिधि के इस उत्तर से राजा और भी खुश हुआ। उसने अपनी रानी से इस बारे में बात की और रानी के सुझाव पर रानी की एक खास सहेली से उसकी शादी कर दी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। इस बीच गुणनिधि 2 बच्चों का पिता बन गया। समय बीतता गया। एक बार उस राज्य में एक और संकट आन पड़ा। राज्य के सीमावर्ती जंगल में एक राक्षस रहता था। पहले तो उसने कोई उत्पात नहीं मचाया था, लेकिन अब वो राहगीरों को पकड़कर अपना भोजन बनाने लगा था। इससे राजा बहुत चिंतित हुआ। उसे यह भी पता चला था कि वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े वृक्षों को एक ही झटके में उखाड़कर फेंक देता है और हाथी, गेंडे जैसे जानवरों को भी एक ही चपेट में धराशायी कर देता है। राजा रूपसेन ने यह बात भरे दरबार में कही तो सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर राजा ने कहा, भेजने को तो मैं उस राक्षस को मारने के लिए सेना की एक टुकड़ी भी भेज सकता हूँ, किंतु इससे क्या होगा? टुकड़ी का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं उसके पास एक दूत भेजना चाहता हूँ, जो यह संदेश पहुंचाए कि मानवों को मारना छोड़ दे। बदले में राजसी पाकशाला से उसके लिए बढ़िया पकवान भेज दिए जाएंगे, जिसमें उसकी पसंद के हर प्रकार के पशुओं का मांस होगा। हाँ, एक समस्या है। राक्षस के पास दूध बनकर जो भी व्यक्ति जाएगा, हो सकता है वह राक्षस उसे ही अपना आहार बना ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई स्वयं ही आगे आए। राजा की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गुणनिधि की ओर स्वतः ही उठ गई। राजा स्थिति को भांप गया। उसने गुणनिधि को संबोधित करते हुए कहा, गुणनिधि, तुमने अनेक साहसिक कार्य किए हैं और अपनी वीरता की धाक जमाई है। अपने प्राणों की बलि देने से भी तुम नहीं चूके। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार भी आगे आओ। मैं जानता हूं कि तुम जैसा बहादुर और कोई नहीं है। कहो, क्या विचार है तुम्हारा? राजा की बात सुनकर गुणनिधि कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं उस राक्षस के पास दूध बनकर नहीं जाऊंगा। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन, गुणनिधि तो अदम्य साहसी था। युद्ध कला में निपुण होते हुए भी उसने राजा रूपसेन की जान बचाने के लिए राजा जीत केतु पर अपनी तलवार से हमला बोल दिया था। फिर वह अपने राज्य को अकाल से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार था। वह इतना साहसी वीर था। तब फिर वो उस राक्षस के मामले में एकदम इतना कायर क्यों हो गया था? ऐसा क्यों? क्या गुणनिधि का यह कृत्य अविवेकपूर्ण नहीं लगता? अगर ये जानते हुए भी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आखिर विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना ही पड़ा और बेताल के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, आदमी के मन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। फिर परिस्थितियां भी इसे निर्धारित करती हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक वह अविवाहित रहता है, उसे अपने दायित्वों से वह मुक्त रहता है। अविवाहित व्यक्ति
कि जो स्थिति होती है और विवाहित व्यक्ति की जो होती है, उन दोनों में अंतर होता है। विवाह हो जाने के बाद व्यक्ति पर दायित्वों का बोझ आ पड़ता है। उसे न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब तक गुणनिधि अविवाहित था, उसने हर आपदा से जमकर टक्कर ली। किंतु जब उसका विवाह हो गया, वह 2 बच्चे भी पैदा हो गए, तब दायित्वों का बोझ आ पड़ने से उसने राक्षस के पास जाने से इनकार कर दिया। इसलिए इसमें असमंजस में पड़ने वाली कोई बात नहीं है और न ही गुणनिधि का निर्णय अविवेकपूर्ण है। विक्रमादित्य के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर बेताल बोला, वाह राजन, कितने बुद्धिमान हैं आप, किंतु आप फिर चूक गए। मेरे प्रश्न का उत्तर देकर आपने अपना मौन भंग कर दिया है। आप बोल पड़े और मैं आजाद हो गया। यह कहकर शव सहित बेताल राजा के कंधे से उतरकर अदृश्य हो गया और शमशान में जाकर फिर उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी, दायित्वों का बोझ। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।